pleasant environment. Get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे और खुश होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल हियर टुडे टू द 20th लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं विद रेफरेंस टू अ कोट दैट आई जस्ट रेड इन अ बुक एंड दिस कोट वाज गिवन बाय अ जेंटलमैन हु कम्स फ्रॉम जापानीज who actually happened to be the CEO of a Japanese electronics manufacturing company. His name was Ibuka Masari and the quote was something like this: "We did everything to realize our goals because we didn't fear we could do something drastic." Did you understand the quote? Yes. The gentleman wants to say कि हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि हमें ये खौफ नहीं था कि हम कोई चीज़ गलत कर जाएंगे. And that just reminds me of one question that I could ask you right now. अगर आपको किसी तरह से ये खसूसियत नवाज दी जाए कि आप वो सारे काम कर सकें जो आप करना चाहें और कभी फेल ना हो, yes, the blessing is that whatever you want to attempt, you can attempt it, but you could not fail. You would always be successful. अगर आपको कामयाबी की इस तरह से 100% यकीन दहानी करा दी जाए तो फिर आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लाना चाहेंगे? Is there something that you would like to do differently? Is there some different type of objective that you would like to achieve? Just think about it. आप आजकल क्या कर रहे हैं? आपके फ्यूचर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? आप अपने मुस्तकबिल को किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या ख्वाहिशात हैं? अगर आपको ये खसूसियत दे दी जाए कि आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल होंगे, तो फिर आप क्या अपनी ख्वाहिशात को चेंज करना चाहेंगे? क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना चाहेंगे? जो कुछ आपने सोचा है कि आप अगले 10 या 15 साल के अंदर बनेंगे, क्या आप उस ऑब्जेक्टिव को भी चेंज करना चाहेंगे? I can see that such kind of imagination is very, very interesting and very, very exciting also. Yes, of course. अगर हम सबको इस किस्म की खसूसियात से नवाज दिया जाए कि हम जो भी काम करें उसमें हमेशा 100% कामयाबी ही मिले, तो शायद हम अपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करना शुरू कर दें. शायद हमारी ज़िंदगी की सारी पिक्चर टोटली चेंज हो जाए. इस डिस्कशन से हमें कुछ ये बात समझ आती है कि फ़ियर हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दरअसल खौफ के साथ लड़ाई और मुख्तलिफ़ चीज़ों का खौफ हमें प्रोपेल करता है टुवर्ड्स सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. अगर आप अब कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हैं, इसमें खौफ का एलिमेंट कहाँ पर छुपा हुआ है? क्या आप किसी खौफ की वजह से इन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाना चाह रहे हैं? क्या कोई ऐसा खौफ आपके जहन में है जिसको ख़त्म करने के लिए आप कामयाब होना चाह रहे हैं, आप बहुत मजबूत इंसान बनना चाह रहे हैं और आप बहुत पैसे वाले मालदार आदमी बनना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स, अगर आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो शायद आपको पता चले कि आप काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर चेंज करना चाहेंगे. इस किस्म की थिंकिंग से आपको शायद एक ये फ़ायदा मिले कि आपको ये पता चल सके कि आप अंदर से चीज़ों के बारे में किस तरह से सोच सकते हैं, अंदर से आपका क्या चीज़ें करने का दिल चाहता है. एंड आई पर्सनली बिलीव दैट ऑल दोज थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग वांट्स टू डू, वो शायद इस वजह से करना चाहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने शायद इंसानों के अंदर उन चीज़ों को करने के लिए कोई टैलेंट डाला हुआ है. मिसाल के तौर पर बच्चे जब पैदा होते हैं, छोटे बच्चों को अगर आप ऑब्जर्व करें, उनको गौर से देखें, तो हर बच्चे के अंदर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के टैलेंट्स होते हैं जिसका वो किसी न किसी तरह से अपना एक्सप्रेशन कर रहा होता है. मिसाल के तौर पर अगर बच्चों को नंबर्स का शौक़ है तो वो शायद नंबर्स के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं. ऐसे बच्चे जिनको पेंटिंग करने का शौक़ है वो शायद हमेशा पेंटिंग्स की तरफ या आर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं. इस किस्म के बच्चों को शायद मैथमेटिक्स पढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो, शायद उनकी तवज्जो मैथमेटिक्स की तरफ दिलवाना काफ़ी ज़्यादा टीडियस काम हो उनके टीचर्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए. लेकिन ऐसे बच्चों को अगर अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से वो अपनी क्रिएटिविटी को किसी तरह से एक्सप्रेस कर सकें, मटेरियलाइज कर सकें, तो शायद ये बच्चे बहुत अजीम पेंटर बन जाएं. लेकिन क्योंकि बच्चों को पालने वाले, बच्चों को नर्चर करने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक पेरेंट्स, फैमिलीज़, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, शायद उनके अंदर भी किसी किस्म का खौफ पाया जाता है.
मसलन पेरेंट्स के अंदर एक खौफ ये पाया जा सकता है कि हमारे बच्चों का कैरियर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए और इसके लिए वो बच्चों को किसी ऐसे कोर्स के अंदर डालना चाहें जिस कोर्स के लिए शायद वो बच्चे पढ़ना ना चाहें, लेकिन क्योंकि उस कोर्स को पढ़ने के बाद उनको एक अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाएगी, इस वजह से बच्चों को वो सारे काम करने पड़ते हैं। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ फियर? हाउ फियर ड्राइव्स अस टुवर्ड्स डूइंग थिंग्स दैट वी एक्चुअली डू नॉट वांट टू डू। स्टूडेंट्स, this was the start of our lecture, and I would appreciate that you remember this point and you just put this point in the parking lot, and we will come back to this point once again. आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, with reference to a review of our previous lecture. Students, हमने अपने लास्ट लेक्चर का आगाज़ किया था by starting our third chapter. And do you remember the title of the third chapter? Very good. It is Impact of Environment upon Individual. और इस चैप्टर का आगाज़ हमने एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक से शुरू किया था। डू यू रिमेंबर दैट टॉपिक ऑल्सो? वंडरफुल। जी हाँ, हमने पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातचीत की थी और बाय द वे मैंने आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करने के लिए दी थी, उम्मीद है कि आपने की होगी। ओके, वी विल कम बैक टू इट एंड टॉक अबाउट दैट एक्सरसाइज ऑल्सो। स्टूडेंट्स, जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी के बारे में आम तौर पर जब हम सोचते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे डिफरेंट ख्यालात आते हैं। हम शायद ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी किसी की शख्सियत का रोब और दबदबा है या किसी की शख्सियत की अट्रैक्टिवनेस है जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस किस्म की चीज़ों को हम पर्सनैलिटी में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम साइंटिफिकली पर्सनैलिटी को डिस्कस करते हैं, एंड दैट टू विद रेफरेंस टू साइकोलॉजी, तो हम पर्सनैलिटी को टेक्निकली डिफाइन करना चाहेंगे। डू यू रिमेंबर व्हेन आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर that psychology is a science, and if psychology has to be a science, then we have to study all of the concepts by using scientific method. और जब हम साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम हर कॉन्सेप्ट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकें और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स को किसी तरह से मेजर कर सकें, उसके लिए कोई यूनिट्स डिस्क्राइब कर सकें। सो जब हम पर्सनैलिटी को कुछ इस तरह से सोचना शुरू करें तो डू यू थिंक अ फनी आइडिया कम्स टू योर माइंड दैट समवन्स पर्सनैलिटी इज़ 5 kg, someone's personality is 25 kilometers, or someone's personality is very heavy personality, or someone is a very light personality? Of course we cannot say things like that about personality, but yet we are facing the challenge to study personality in a scientific fashion. So there have been a lot many psychologists who have been trying to study personality from scientific point of view. पर्सनैलिटी के बारे में एक छोटी सी टेक्निकल डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो कुछ इस तरह से हो सकती है। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल द रिलेटिवली स्टेबल एंड डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ थॉट, बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्सन्स एडेप्टेशंस टू सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसे रिलेटिवली स्टेबल और कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स होने चाहिए जिनको हम ना सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि मेजर भी कर सकें, जो किसी की शख्सियत का पार्ट हों एक लंबे अरसे से। और ये थॉट्स और बिहेवियर पैटर्न्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस के तौर पर हम देख सकते हैं। और जब हम इन थॉट्स और बिहेवियर्स को और या फिर इमोशनल रिस्पॉन्सेस की बात करते हैं तो हमें किसी ना किसी तरह से इनको मेजर भी करना चाहिए। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि ये थॉट्स, बिहेवियर्स और इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? एंड इन दिस डेफिनेशन द आइडिया दैट इज़ बीन गिवन टू अस इज़ that it comes from our effort to adapt to our surroundings. हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह से एडजस्ट करते हैं, इसकी वजह से शायद हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होना शुरू होती है। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है तो स्कूल का एनवायरनमेंट उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट करता है। क्या वो बच्चा स्कूल के एनवायरनमेंट में प्लेजेंट फील करता है या खौफजदा फील करता है? द फर्स्ट डे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चाइल्ड टू कम टू एसोसिएट विद द स्कूल either positively or negatively. And you can always hear different types of stories from different types of people with the way they associate with the schools. और ये बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में पढ़ना शुरू करेगा तो स्कूल में मुख्तलिफ पढ़ाई के मराहिल में से गुजरने के लिए, उस एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए इस बच्चे के अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे। शायद वो बच्चा बोल्ड हो जाए, ब्रिलियंट हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले, शायद वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हो। सो all of the child's efforts in order to adjust to that particular environment might actually lend him different types of traits. Students, जब हम personality की बात करते हैं तो environmental psychology में हमारे लिए बहुत important है कि हम personality development को समझ सकें। Personality development से हमारा मतलब ये है
कि ये जो कंसिस्टेंट बिहेवियर पैटर्न्स हैं जो पर्सनैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इनकी इमर्जेंस किस तरह से होती है, ये किस तरह से नमूदार होते हैं, किस तरह से इनकी तश्कील होती है और ये किस तरह से मैच्योर होते हैं. So every time we talk about personality development in psychology, it means emergence of distinctive styles of thoughts, feelings and behavior that make each human being a unique individual. Are you a unique individual or you are just like someone else? What is it that is so different in you, that differentiates you from other people? Did you ever think about it? Of course, I gave you an exercise for that, and I'm sure you would have done that. But we'll come back to this exercise in a little while. Students, यहाँ से हमने डिस्कस किया कि साइकोलॉजिस्ट जब पर्सनैलिटी के बारे में साइंटिफिकली सोचना शुरू करते हैं और उसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उनके जहन में बुनियादी तौर पर दो सवालात होते हैं. डू यू रिमेंबर दोज टू क्वेश्चंस? यस. नंबर वन इज़ कि लोग आपस में एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं. मसलन एक ही फैमिली के अंदर जब दो बच्चे पल रहे होते हैं तो अमूमन ये देखा जाता है कि दोनों बच्चों के ट्रेड्स के अंदर बाज़ औक़ात सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं. एक बच्चा शाय है तो दूसरा बोल्ड है, एक बच्चा एग्रेसिव है तो दूसरा पैसिव है या इम्पल्सिव है या सबमिसिव है. सो देयर कुड बी सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन these two kids, and yet they have been raised up in the same environment by the same parents. So what is it that makes a person really different from the other people? Did you ever think about this question, that how did you become the person that you are right now, and how did your brother become the person that he is right now? Of course, you can always find out differences between the two of you, but did you ever think that why these differences are there? Well, if you have been thinking like that, I give you the good news that you could be a good student of psychology. Great. The second question that psychologists would always like to ask is कि किसी की पर्सनालिटी के ऊपर एनवायरनमेंट किस तरह से इम्पैक्ट करती है. जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बच्चे की एग्जांपल दी, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसका पहला दिन खुशगवार गुजरा या बुरा गुजरा, वो अच्छे मूड के साथ घर पे आया या फिर बुरे मूड के साथ घर पे आया, ऑल दीज थिंग्स मैटर अ लॉट. लेकिन एनवायरनमेंट के अंदर वो क्या खसूसियात हैं जो इस बच्चे की शख्सियत के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं. किस किस्म के स्कूल में पढ़ते हैं, किस किस्म का स्कूल का एनवायरनमेंट है, किस किस्म के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. I'm sure you would have heard this quote, this rather very frequent quote, that a man is known by the company he keeps. Why? Because the man is to be understood by the company, by the kind of the people that he or she is frequenting with. जिस किस्म के लोगों के साथ हम मिलते हैं, जिस किस्म की कंपनी हम रखते हैं, शायद इंटरपर्सनल डायनामिक्स के असूल के तहत हम उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जो इवेंचुअली हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा कहीं ना कहीं बन जाते हैं. बट द बॉटम लाइन इज़ दैट साइकोलॉजिस्ट्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन दीज टू क्वेश्चंस, दैट हाउ कैन दे एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड नंबर टू, हाउ कैन दे एक्सप्लेन द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी. स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये दो बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं. रादर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के टॉपिक को ज़्यादा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पर्सनैलिटी किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होती है, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होती है, इवॉल्व होती है, ग्रो होती है. दरअसल इस सारे प्रोसेस के पीछे एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट ये जानने की कोशिश करते हैं कि पर्सन टू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन किस तरह से है. And do you remember our first chapter in which we discussed that environmental psychology is probably all about a man's relationship with his or her environment? And when we talk about man's relationship with his or her environment, that actually means that there should be some kind of interaction going on, that how environment impacts the man and how man impacts the environment. So that is actually the theme where personality development becomes very, very important in the subject of environmental psychology. Students, जब हम personality की different theories को देखते हैं तो हमारे पास environmental psychology में जो बहुत ज़्यादा relevant theories हैं वो कुछ इस तरह से हैं. Number one is trait theory. Number two is different theories of personalities that have actually differed from the trait perspective, and we would like to discuss about Murray's theory of personality. We would then discuss interactionist perspective. And I would also like to tell you about self-fulfilling prophecy of a psychologist whose name was Matron.
Now let us come back to the exercise that I had given you. एक्सरसाइज कुछ इस तरह से थी कि मैंने आपको ट्रेड्स के बारे में बताया था और मैंने ये सोचा कि शायद आपको ट्रेड्स के बारे में ना पता हो कि ट्रेड्स का दरअसल मतलब क्या हो सकता है, तो मैंने आपको ट्रेड्स का मतलब भी समझाया। ट्रेड्स किसी की शख्सियत में ऐसी खसूसियात होती हैं जो उनका रिलेटिवली स्टेबल बिहेविंग पैटर्न हो सकता है। दिस इज़ एन एंड्योरिंग वे इन विच इंडिविजुअल्स डिफर फ्राम अदर इंडिविजुअल्स। हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड्स हो सकते हैं एंड यू actually use these kinds of words so very frequently to describe other people. How many times would you say that a friend of mine is very, very intelligent, a friend of mine is very clever, a friend of mine is very dynamic, you know, my dad is a very smart man, my dad is a very handsome man. So these kinds of terminologies we constantly go on using in our daily language. These terminologies actually denote the concept of trait that we discussed in the last lecture. Trait is a relatively enduring way with which a person behaves. जब हम ट्रेट की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेट्स ऐसी खसूसियात हैं जो किसी शख्सियत के अंदर काफ़ी अरसे तक होती हैं। ये लॉन्ग टर्म खसूसियात हैं। एक बच्चा शाय है तो वो बचपन में शाय है तो शायद बड़े होके भी शाय है। Then it becomes a trait. The second important thing is that personality traits are consistent over situations. एक साहब अगर घर पर डोमिनियरिंग हैं तो वो शायद जब ऑफिस में जाएं तो वहाँ पर भी लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करें। If the trait is consistent over different types of situations, then it becomes a trait, and that is an important topic for a psychologist who professes into the trait theory of personality to study it. The third important thing is that individual differences are the result of differences in traits. किसी एक साहब के अंदर एक सेट ऑफ ट्रेट्स हो सकता है तो किसी दूसरे साहब के अंदर एक दूसरा सेट ऑफ ट्रेट हो सकता है। और ट्रेट्स की इंटेंसिटी क्या है, कोई कितना ज़्यादा बहादुर है, कोई कितना ज़्यादा एडवेंचरस है और उसके साथ ही साथ कोई कितना ज़्यादा टॉकेटिव है। हम जब भी ट्रेट्स की बात करते हैं तो हम उसके साथ कोई ना कोई क्वांटिटी अटैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम ये क्वांटिटीज़ अटैच कर रहे होते हैं हमारे पास कोई प्रॉपर यूनिट्स नहीं होते इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हम एक अपना पर्सनलाइज्ड डिफरेंशियल स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में कह सकते हैं कि एक साहब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मेरा दोस्त है ठीक ठाक इंटेलिजेंट आदमी है, राइट? So do you see that we combine our body language and our gestures in order to come up to add a certain quantity to a certain trait? Now, I give you the exercise to find out at least about 30 traits in your personality. Have you done that? Okay. Tell me, what are those traits? Of course, I cannot hear you, but I can always guess. अगर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 30 ट्रेट्स लिख लिए हैं, दैट मीन्स यू आर अ जीनियस। अपनी शख्सियत के अंदर 30 ट्रेट्स ढूंढना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम अमूमन 4, 5 या 6, 7 ट्रेट्स तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन 30 के 30 ट्रेट्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। एंड इफ़ यू हैव डन दैट, यू डिज़र्व कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम माई साइड। स्टूडेंट्स, आपके पास जो अपने ट्रेट्स की लिस्ट है, इस लिस्ट को देखकर अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इन ट्रेट्स को कैटेगराइज भी करें। मिसाल के तौर पर आप इनको इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जो 5 सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेट्स आपकी पर्सनैलिटी में हैं, उनको आप टॉप 5 ट्रेट्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में पाए जाते हैं और इसी हिसाब से आप बाकी के ट्रेट्स को सीक्वेंस के अंदर ला सकते हैं। जब आप इनको सीक्वेंस के अंदर लेके आएंगे तो शायद आपको अपनी शख्सियत के बारे में बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके। लेकिन यहाँ पर लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। सवाल कुछ इस तरह से है कि ये जो ट्रेट्स आपने अपने बारे में लिखे हैं, ये आप में पैदा कहाँ से हुए थे? अगर आपने अपने बारे में लिखा है कि आप बहुत बातूनी हैं, तो क्या आप पैदाइशी तौर पर बातूनी थे? क्या बातें करने का दिल जो आपका चाहता है मुख्तलिफ लोगों के साथ, क्या शुरू से आप इस तरह के थे? यस। और अगर आप शाय हैं तो क्या आप शुरू से इस तरह से थे? और ये ट्रेट्स जो आपको इस प्रेजेंट टाइम के अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या यही ट्रेट्स आपको आज से 10 साल बाद भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं? स्टूडेंट्स, इस किस्म की डिस्कशन जो है की गई ट्रेट थ्योरी के बारे में। जब ट्रेट थ्योरी प्रेजेंट की गई तो ट्रेट थ्योरी को इनिशियली बहुत अप्रिशिएट किया गया,
और एक टाइम ऐसा था कि जब पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेट्स ढूंढते रहते थे शख्सियात के अंदर और शख्सियात को डिस्क्राइब करने के लिए। सो अमूमन इस किस्म की एग्जांपल्स सामने आती थी। वो शख्स इसलिए इस तरह से कर रहा है कि वो बहुत एडवेंचरस है। वो एडवेंचरस क्यों है? वो एडवेंचरस इस वजह से है कि वो ये चीज़ें कर रहा है। सो this kind of discussion was always going round and round in circles. A certain gentleman is doing a certain thing because of a certain trait. Now, how do you know that there is a certain trait because this gentleman is doing this thing? Now, trait theory के ऊपर काफ़ी ज़्यादा criticism आना शुरू हुआ। दरअसल जो बेसिक लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म था उसमें बुनियादी सवाल ये था कि ट्रेट्स के ज़रिए तो हम लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेट्स पैदा किस तरह से होते हैं। इस ज़माने में मैं थोड़ा सा लेक्चर से हटना चाहूँगा ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट कर सकूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ। किसी ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ शख्सियात के अंदर ट्रेट्स ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे और बहुत लंबी लंबी लिस्ट बनती थी ट्रेट्स के बारे में। इसी ज़माने में एक साइकोलॉजिस्ट, देयर अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट स्टार्टेड कमिंग अप हु वर एक्चुअली कॉल्ड ethologists. Ethologists were trying to study human behavior in terms of their instincts. And instinct is a concept that is species typical behavior, which means something like traits, all right? To simplify the entire thing. Species typical behavior is more like the trait. Now, in order to understand the species typical behavior, let me ask you one more question. Do you know what is the difference between human beings and animals? Just think about it. Okay, you might have thought about many different types of distinction points between human beings and animals. And you could actually come up to say that इंसानों के अंदर जानवरों की निस्बत बहुत ज़्यादा अक्ल है। हम इस अक्ल को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? हम इस अक्ल को इस्तेमाल करते हैं अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, और हम अपने आप को इस माहौल में बेहतर तरीके से एडजस्ट करने के लिए इस अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। इस अक्ल के इस्तेमाल की वजह से हमारी लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आई। अगर हम केवमैन एजेस से स्टार्ट करें, जब इंसान जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, और आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दौर को देखें तो हमें पता चलेगा कि इंसानों ने इस सारे टाइम स्पैन के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुके हैं इंसान शायद। लेकिन जानवर जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से वो शायद केवमैन एजेस के टाइम पीरियड के अंदर बिहेव करते हों। जानवरों के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत और हिस्ट्री में से मुख्तलिफ़ औकात में से मुख्तलिफ़ जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस के ज़ेरे असर एक्सटिंक्ट होते गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्लें ख़त्म होती गईं। लेकिन इंसानों की नस्ल कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इंसान अपने आप को इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं और अपने माहौल को चेंज करते हैं, और इसके लिए उन्हें अल्लाह ताला ने इक्विप किया है विद अ बेटर माइंड in order to interact with their personal environments. Now, coming back to the point of ethologists. Ethologists wanted to study human beings like animals. That what is the species typical behavior in the human beings. Species typical behavior is a set pattern of behaving towards certain things. Like if a lion is hungry, then lion eventually engages into the activity of hunting. Lion would hunt certain types of animals. Can you find such instincts in human beings? Can you define human beings' behavior with reference to instincts? क्या आप ये कह सकते हैं कि इंसान जबिल्लत के तहत अपना behavior pattern कर रहे हैं? Of course we cannot say that, and that was actually the criticism on the trait theory or the species typical behavior theory also. That where do these traits come from? Because human beings, when it comes down to their process of growth, we find out that this process is extremely dynamic. This is not a static process like animals. We change constantly. We constantly adjust and adapt to our environment. And when we find out that change is the only constant with the human beings, then can you say that if a gentleman is shy today, would he still be shy 20 years down the line? If a gentleman is aggressive today, would he still be aggressive 20 years down the line? Well, that reminds me of a funny quote that someone said. Someone said that if a foolish person persists in his folly for the next 40 years, he becomes a wise man. Now, that's something like a question of persistence, all right? But
eventually what we find out about human beings is that we are constantly changing, we are constantly adapting, and that's how trait theory gradually lost its appeal for the general public. It gradually lost its appeal amongst the psychologists as well. But this theory, like any other theory, would not go extinct. Even this theory today is used to describe human behavior. But when it comes down to description, then trait theory helps us a lot. And I mean, in psychometric testing, you have to describe people. You have to find out that what are those traits in a particular person in order to predict that if this gentleman would be able to work in a certain job or not. So all these things are very helpful in that kind of psychology. Now let's come back to environmental psychology. Based upon the people's disappointments with the trait theory, an interactionist perspective started coming up to fore. What is interactionist perspective? Interaction means that man, environment, they are both interacting with each other. Man is impacting environment, environment is impacting man. In order to understand this science, we have to find out that what is the degree, level, intensity of this impact, so that we could eventually predict the human behavior in different types of environment. So let us move forward and let me tell you about a gentleman, a psychologist whose name was Murray. Murray came up with quite an interactionist perspective with reference to his answer to the trait theory. Now, what was Murray's interactionist perspective? He said human behavior is determined not only by personal traits and underlying needs, but also by environmental pressures that either satisfy or frustrate these needs. So students, did you see that Murray is going slightly away from the tight watertight compartment that trait theory was trying to put the human beings into? Trait theory was very watertight compartment because it described personality with reference to certain traits. And those traits, they did not know how do those traits come in human beings and become part of their personality. Now Murray definitely was disappointed with the trait theory and he came up with his own idea. And his own idea was based upon an interactionist perspective that man and his environment interact with each other. And did you notice that there are three important things in Murray's definition? Number one is that behavior is determined not only by personal traits and personal needs, which means that human behavior can be determined by number one, personal traits, and personal traits emerging out of personal needs. Because people have to satisfy their needs in certain environment, and their ways of satisfying their needs would definitely be different in different types of environments. मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर गांव के एनवायरनमेंट में हैं तो वो गांव के कल्चर के हिसाब से अपनी सोशल स्किल्स को प्रैक्टिस करेंगे, अपने सोशल स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे. अगर वो किसी शहर में हैं तो वो वहाँ पर किसी कॉस्मोपॉलिटन शहर में है, बहुत बड़े शहर में है, तो वो वहाँ के शहर के कल्चर के हिसाब से अपने सोशल स्किल्स को टेम करने की कोशिश करेंगे. Which means that the basic need is to have more contact with more people. And in order to achieve that objective of developing contact and touching people, they will come through different ways and different perspectives. And one of the perspectives might be very much helping in a certain location, but it might not be very helping in a certain other location, which gives us the concept of environmental presses. Environmental presses means something in the environment that directs human behavior in certain direction, that makes human beings behave in a certain way. Now, अगर हम trait theory की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्कूल में पढ़ने वाले एक ऐसे बच्चे की जिसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो शायद बैक बेंचर है, उसको ज़्यादातर टीचर्स के साथ रिजेंटमेंट है, उसके टीचर्स के साथ रिलेशनशिप्स इतने अच्छे नहीं हैं और अमूमन उसके बारे में कुछ इस किस्म की बातचीत की जाती है. ये शुरू से ही नालायक थे, इनके पास जहानत नाम की कोई चीज़ नहीं है और ये साहब शुरू से ही बदतमीज़ थे. If we talk about the trait theory, and I'm sorry to use these very strong terminologies to describe this hypothetical example, but just remember this is only hypothetical. Well, अगर हम trait theory के ऊपर बिलीव करें तो शायद हम इन साहब की इस बच्चे की कंडीशन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चा, इसको टाइटल लग चुका है कि ये बच्चा नालायक है,
इस बच्चे के ऊपर ये टाइटल लग चुका है कि ये बच्चा बदतमीज़ है। और ये बदतमीज़ क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से करता है। ये इस तरह से क्यों करता है? क्योंकि ये बदतमीज़ है। सो वी विल गो ऑन and on in this circle, and this would never end. The problem is that we can never fix up this child. We can never fix up the image of this child if we profess into the trait theory, because we are looking at this child with reference to species typical behavioral pattern that only goes with animals. Only animals have instincts. Human beings constantly change, and that was Murray's contention also. अगर हम इस बच्चे की एग्जाम्पल को मरे की थ्योरी के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये बिहेवियल पैटर्न शायद इस एनवायरनमेंट की वजह से probably there is something wrong with the way the authorities interact with this child. Probably there is something wrong with the way this child has been raised up by his parents. Probably something might be wrong in the environment of the classroom that frustrates that child so much that because of some reasons he ends up behaving in a manner that is depicting a lot of resentment, aggression or anger. So this way we actually go on understanding this child. This actually gives us a small ray of hope that we can understand this child and we can come up with certain changes in this child's personality after manipulating with certain factors that are in the environment. And of course we can address this child through better instructional methodology to make him to translate his personal image from a bad child to the best child. Now, how many times does that happen? It happens a lot of times. There have been very many people in the history who have been considered, who were taken as people who are not very capable, who are not very intelligent in the start, but eventually these people came up to be very, very successful, and history is full of examples. Like I could always tell you that Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan, when he was going to school, initially he probably lacked his interest in the school. He probably was more interested in games. He probably might not have been a good student, but if we go by the trait theory, we can never say that Muhammad Ali Jinnah would someday achieve the stature where he becomes the founder of Pakistan. Now that is something really great. That is the highest pedestal where we can put a certain personality, that a gentleman becomes the founder of a country. And this gentleman, way back when he was a school-going kid, he was not taken as a very careful student or as a student who's not paying much attention to his studies. But if we go by the Murray's theory, then we can of course understand that environment can be changed, environment can be manipulated, and environment can bring up different types of reactions amongst the people. So going back to this child's example, there's always a possibility that this child's behavior can change. If we can change his environment, if we can come up with certain specific changes in his environment, then some kind of change can be brought about. Students, after Murray's theory, there came another relevant development from yet another psychologist whose name was Mischel. And instead of going deep into Mischel's theory, I would just bottom up everything in the topic Mischel's contention. What Mischel thought about personality. Mischel thought that human behavior across situations is unpredictable in terms of personal factors alone. The same thing, you can never say that there are certain personal factors in a person because of which he behaves like this. If we go like that, then we are totally minimizing the environmental perspective, which is actually very, very huge. The way environment impacts personality, that is very, very strong. That actually changes people altogether totally differently. And that's what Mischel wanted to say, that if you try to understand human behavior just with reference to personal traits, that's impossible. You cannot do that. You simply have to put environment into this equation. And then what was the next point? If behavioral regularities within individuals are to be predicted, the functional properties of the settings they occupy must be considered. अगर हम किसी भी environment के अंदर इंसानों के behavior को predict करना चाहते हैं तो उस environment की functional setting के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा. Now,
इस पॉइंट से मुझे वो एक स्टोरी मेरे जहन में आना शुरू हो गई है जो हमारे शायद when cinema was very popular in Pakistan and very successful and different types of movies were coming up, there used to be one very popular theme in most of the movies, and that popular theme used to be that of an aggressive young man. And in the start of the movie they would always show कि ये बंदा aggressive young man किस तरह से बना था. उसके अंदर उस बच्चे को किसी ऐसे environment के अंदर दिखाते हैं जहाँ पर उसके basic human rights को violate किया जाता है, जहाँ पर उसको पढ़ने का मौका नहीं मिलता. उस बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा जहानत है, लेकिन उसको वो अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि वो गरीब बच्चा है और वो अपनी पढ़ाई का ख़र्चा नहीं उठा सकता. और फिर क्योंकि वो गरीब है इसलिए माशरे ने भी उसको धुतकार दिया और आइसोलेशन में चला गया वो बच्चा. और आइसोलेशन में जाने के बाद ही फाउंड आउट कि उसके फैमिली के सारे राइट्स कॉन्फिस्केट किए जा रहे हैं. और यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी म्यूज़िक चलाया जाता था इस किस्म के थीम के बैकग्राउंड में. And there used to be a few sad songs, and eventually, by the middle of the movie, when there is halftime of the movie, the child decides to come back and take revenge from the world. And he decides to become an angry young man. And after the halftime, when the movie starts, then they show this child, an aggressive young man who's engaged in some illegal activity. He becomes a smuggler or a dacoit or some kind of concept of Robin Hood coming alive in that movie. That theme of the story used to be very, very popular in those days. अगर आप इस थीम को ऊपर गौर करें तो जो लोग इस मूवी को देख के बाहर निकलते थे अमूमन उनका अपना गुस्सा इस मूवी को देखकर कम हो चुका होता था क्योंकि all that anger that you have towards environment, that environment didn't give me this, environment didn't give me that, people actually found a way out to vent their rage after watching this movie. And in this movie, they show that every person is dependent upon the environment, the functional settings of environment. Because this child was put through very frustrating circumstances and he was put through very deprived environment, that is why this child becomes aggressive. But there is something naturally good inside him. You know, the trait of goodness, interacting with the bad environment, instead of becoming a genius, a doctor, engineer, or anything that is socially acceptable, this child becomes a dacoit, and still he's a good man. He's still Robin Hood, and still we can take him as the hero of the movie. Interesting? Yeah. As long as this goes on explaining to us Mischel's contention, we can go on extending this example. But let us just wrap it up. In this example, I've told you that traits, personal needs, interact with environment. And environment actually interacts with a person, and eventually in this entire equation decides that what type of personality will actually come out. Now that was Mischel's contention. Mischel actually came up with yet another point. Now, from this point onwards, we are trying to go scientific in small quantities here. And how did Mischel try to go scientific here? Science is all about measurements. Mischel said that there are behavior contingency units. What are those? The close association between a person's behavior and the stimulus or cue properties of the setting in which it occurs. There is very, very close association. Yes, if the temperature in the room rises up, you say, oh, that's very bad. You actually feel probably enraged. If there is load shedding season going on in the middle of the summer and they turn off the electricity and the temperature rises up, how would you feel? Of course you would feel angry. You would protest against authorities and you would say, oh, there's nothing good over here. Everything is bad. The system is bad. Yes? So you are behaving because there has been one change in your environment. And that change is the electricity turned off, air conditioner turned off, temperature rising up to a level where it becomes extremely uncomfortable for you, and you actually start protesting against the entire system. The next thing that's important here is, from Mischel's contention, is that substantial proportion of behavioral variances are accounted for by situational variables. In the previous example, if you notice your behavior, there's a substantial change. From calm, peaceful state of mind, suddenly you jump up. You become very angry. Now, what the hell is that? Once again, the light has been turned off,
Once again, there is electricity failure. Now, everything is wrong here. And then you start thinking like that about all of the things that are around you. Suddenly the light comes, the electricity is connected back, air conditioner has been turned on, the temperature comes down to normal, and you say, ah, now I can work. See, small changes in the environment can come up with changes in your entire behavioral pattern. And we can understand this interaction with reference to behavior contingency units, which means close association between environmental cues, environmental stimuli, and the behavior of the people. Now, students, from this point onwards, let me take you towards some more variation, somewhere a little bit more deep into the interactionist perspective. And this time, it came from Bowers, Bem, and Allen. Let us see what did they say. Situations are as much a product of the person as the person's behavior is function of the situation. Very fair. This is understandable. Human behavior is a result of the situation, and situation can be coined by the human behavior also. You know, if the electricity has been disconnected, that's a situation. Situation is leading you towards a certain type of behavior, which means that situation is in control right now. But your behavior can also control the situation. Maybe you think about coming up with some kind of gadget that would not let the electricity be disrupted that frequently, at least in your place. Maybe you could think about a brilliant, genius idea to come up with some kind of uninterrupted power supply system at your home, and maybe you could use that system on the large-scale level, and you could start selling it, and you could become a great businessman. How many times have you heard the stories that the great businessmen actually came up by just tapping into what people need, what is it that gives problems to the people, and they just come up with some brilliant idea that helps people deal with that situation more effectively on a very large scale. And then they come up with certain technological units that they could sell on the mass scale. And that's how a businessman, a strong, successful, great businessman comes up. So it is not only the situation, but the human behavior also. Now, how would you react in a certain situation? It all depends upon you. And how would you control different types of situations? It all depends upon you as well. So in this kind of equation, the behavior of the people, that comes into power. So you see that when we are talking about environment behavior relationship, we could always say that in some circumstances, human behavior comes in control and shapes up the situations around. And in certain other situations, the situations are so powerful that they start controlling human behavior. What was the next point? The individual's capacity to shape up the environment is evidenced quite clearly pieces of art around you, by the great pieces of scientific development around you, by the great architectural developments. I mean, you see so many things around you. Matter of fact, this reminds me the theory of psychoanalysis by Dr. Sigmund Freud, who actually thought that human beings progress only when they are frustrated. And when they are frustrated, to get rid of their frustration, they actually channelize their behavior into constructive activities. And once they channelize their behavior in constructive activities, that's how we come up with the scientific advancements, technological revolutions, great pieces of art, all those things that define the modern day 21st century actually can be explained with reference to frustration. I would actually recommend you to read about psychoanalysis, though it does not happen to be a part of our study of personality in this section. Students, the next point they came up to say is that cognitive process plays a very significant role in structuring the environment. Do you remember your discussion about cognition? Yes. We perceive our environment, and that environment starts becoming meaningful to us in many different ways. And then we change the environments accordingly. Students, let us now come towards the next topic. And the next topic is also very, very interesting. That is Matron's self-fulfilling prophecy. First of all, let me tell you what is self-fulfilling prophecy. Actually, you might have seen that sometimes जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मसलन आप अपनी यूनिवर्सिटी के let's say प्रिंसिपल को मिलने के लिए गए, yes,
you schedule a time with your principal, you have something to discuss with him, and you actually go and meet with him. And just zoom into this situation, just imagine it, try to imagine it very, very clearly. There is a big room that is decorated with medals and different files and a bookshelf and a grand table, and behind the grand table, the principal is sitting on the swivel chair. He's smartly dressed up, a very graceful man, somewhere between 55 to 60 years old. You knock the door and you are granted permission and you enter inside. How are you feeling? Are you feeling intelligent? Are you feeling bold, adventurous, respectful, submissive? How do you think you should behave in this situation? So that means you are actually responding to the way the principal is looking at you. आप उस सारे माहौल के अंदर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारा माहौल बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, और ये सारा माहौल is built around the personality of the principal, who's also very, very graceful. And just by looking at the principal, you start behaving in a certain way. Yes? Maybe you were very confident outside, but inside the room, you certainly are running out of confidence, and instead of saying something, you're simply saying, babbling like, excuse me, sir, I wanted to say, something like this. Actually, you are behaving, reacting to that environment. And do you think why? Okay, self-fulfilling prophecy helps us understand that a little bit. When we are interacting with our environment, and especially with different types of people, we actually respond to what we think they actually think about us. If you think that the principal thinks about you as a great intelligent student, you are likely to behave as a great intelligent student in front of him. If you think that the principal is thinking that this gentleman is here in my room just to waste my time, then you are likely to behave like that also. Self-fulfilling prophecy was a great concept. It is just like that children's game. You know what? Children start calling names to each other. Oh, you are like this, you are like this. And then one of the child, he gets very angry and he says, नहीं, जो ऐसे किसी को कहते हैं ना, वो दरअसल खुद से इस तरह से होता है. Yeah, something like that. Self-fulfilling prophecy means that I think something about you, and I am so sure that you are like that I behave towards you like that, and you actually become like that. Great management theories and great management tools have been developed based upon self-fulfilling prophecy, where they actually come to find out that there could be two types of managers. One type of managers who actually, when they practice their management skills, they actually believe that all the employees around them are bad. All the employees around them would want to waste time. They would want to evade responsibility. And they look at all of the employees with that angle. और इसके नतीजे में सारे employees उस तरह के बनना शुरू हो जाते हैं. There are other types of managers जो ये सोचते हैं कि ये सारे employees जो हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा potential है, बहुत talent है, छोटे मोटे problems हो सकते हैं, लेकिन end of the day ये लोग बहुत talented हैं, तो ये manager अपने उन employees की तरफ भी इसी तरह से behave करेंगे, और chances हैं कि वो employees इसी तरह के बन जाएंगे eventually. And that's how they will start a great company. That's how a great business would come up to be shaped up properly. So students, self-fulfilling prophecy was a very, I would say, revolutionary concept. It taught so many things to the people, and matter of fact, management theories have been developed and management tools have been developed based upon this very notion that came up from Matron. But in environmental psychology, it took us deeper into understanding the interactionist perspective more clearly, that we not only shape up the environment, we react to the environment. And in fact, it is very, very important for us to understand that how people think about us, how an environment makes us feel. Now imagine there is a village, and that village is in a far-flung area जो civilization से शायद बहुत ज़्यादा दूर है. There is a school, और ये स्कूल बहुत रूडिमेंट्री शेप के अंदर है. इस स्कूल के अंदर बहुत कम फर्नीचर है, बिल्डिंग बहुत बुरी शेप के अंदर है, और बच्चों के बैठने के लिए चेयर्स नहीं हैं, और मास्टर साहब बोर्ड के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ी सी छड़ी है. जस्ट इमेजिन दैट.
इस किस्म के स्कूल के अंदर बच्चों के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर किस तरह का असर पड़ेगा। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों के बिहेवियर पैटर्न के ऊपर बुरा ही असर पड़ेगा, तो लेट मी रिमाइंड यू दैट सम ऑफ द वेरी ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स हैव एक्चुअली बीन प्रोड्यूस्ड बाय दीज टाइप्स ऑफ स्कूल्स, एंड येट देयर हैव बीन मैनी स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम दीज स्कूल्स जो शायद ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स बन गए हों, जो शायद वही काम करना शुरू हो गए हों जो गांव के ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। So environment impacts people, and Matron helped us understand that this is very, very important to understand that environment is powerful. And self-fulfilling prophecy was one of the tools that helped environmental psychologists understand the environment interaction in a better way. Now students, this is where interactionist view of the environment and behavior assumes a dynamic interchange between man and the environment, in which people impact their environment and they are also affected by their settings. Students, this was our discussion about the personality part of this chapter. इस पूरी डिस्कशन के अंदर जो पिछले 2 लेक्चर्स पर मुहित थी, मैं सिर्फ आपको इस पॉइंट की तरफ लेके आना चाहता था कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम ट्रेट थ्योरी से इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ आते हैं। इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव की तरफ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम ये समझ सकें कि एनवायरनमेंट बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। Theories actually give us different types of tools and different types of concepts to identify different units that can be measured properly in order to pinpoint the exact nature and intensity of the relationship. Students, the title of this chapter is Impact of Environment upon Individual. From this point onwards, we will get into yet another very important and interesting concept in order to see that how environment impacts human behavior. And the best way to do that is to understand human beings undergoing stress. You remember at the start of the lecture, I gave you an example of a person, I gave you the example of fear. I asked you the question that what would you do if you're not afraid that you would fail? Yes, fear is actually something close to stress. It could lead you to stress. And environment actually can make people go through stress, and stress changes people's behavior. So from our next lecture onwards, we would discuss environment with reference to stress, that how environment impacts human behavior, and stress would be a reference point to understand the impact of environment on behavior. इस वक्त हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हम अगले लेक्चर के अंदर स्ट्रेस के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप अगले लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा सोच के आएँ और थोड़ा सा पढ़ के आएँ। So students, our next lecture is about yet another exciting and interesting topic, and that is कि हम परेशान क्यों होते हैं, हमारे ऊपर स्ट्रेस क्यों आता है और एनवायरनमेंट हमें स्ट्रेसफुल करने में कितना रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।